देखो भैया, नया चैप्टर है दैट इज रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन में जो आपका नीट है, नीट में आप ये मान लो कि लगभग 3 क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से आते हैं आपके, और जेईई मेंस के अंदर 2 क्वेश्चन मान के चलो, 2 क्वेश्चन आपके रोटेशनल मोशन से हैं। पूरा जो रोटेशनल मोशन है उसको बेसिकली मैं 3 हिस्से में डिवाइड करके चलूंगा, क्योंकि तीनों हिस्सों से एक एक क्वेश्चन आएगा। एक हिस्सा है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का आएगा। दूसरा जो पार्ट है दैट इज टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एक क्वेश्चन वहां से। और जो तीसरा जो पार्ट है वो है आपका प्योर रोलिंग या फिर प्योर रोटेशनल मोशन या जनरल मोशन आप जिसको बोलते हो। इन 3 पार्ट से एक एक क्वेश्चन नीट में आएगा, और इन तीनों में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे तो आप ये माने कि जेईई मेंस में एक क्वेश्चन और नीट में लगभग हर साल एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो दिखने में रोटेशनल बहुत मुश्किल है, वो फैक्ट भी है, लेकिन हमें कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं करनी है। हमें सिर्फ कितना पार्ट करना है, हमें आसान वाला पार्ट करना है, जहां से हम 3 क्वेश्चन आए, तीनों क्वेश्चन हम कर दें, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन से पहले जो आप पढ़ चुके हो वो पढ़ा है आपने ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हो रहा था कि लेट अस से कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, और ये अगर v मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये अगर v मीटर पर सेकंड से चल रही है, यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, इसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी वही होगी, एक्सेलरेशन भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। लेट अस से कि ये कोई बॉडी है, अगर ये चल रहा है तो जितना इसका सेंटर ऑफ मास चलेगा उतना ही इसका हर एक पार्टिकल भी चलेगा। ये किसमें हो रहा था? ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। अब रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो देखो, रोटेशनल मोशन की अगर आप बात करो तो लेट अस से कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है आपकी, ये कोई क्या है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है, और यह इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर में जो बार बार जो चीज आएगी बेटा, वो चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि वो एक्सिस, वो लाइन जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी, घूमेगी। या फिर अगर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात करें तो एनसीईआरटी कहता है कि वो लाइन जिसके अबाउट हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहे, सेम रहे, उसको आप क्या बोलोगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल कि मान लिया कि पंखा आपका और ये पंखा घूम रहा है, तो पंखे के एक्सिस ऑफ रोटेशन जरा देखो कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जो इसका ये जो एक्सल जो है, ये जिसको आप भिंडी ये बोल रहे हो, इसके अबाउट सारी जो ये 3 पंखुड़ियां, तीनों पंखुड़ियां इसी के अबाउट घूम रही हैं। अरे तीनों पंखुड़ियां इसी के अबाउट घूम रही है, तो वो जो लाइन है वो उसका क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आई ये बात? तो यानी कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ये आपका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मुझे जरा सोच करके ये बताइए कि जितने भी पार्टिकल्स इस रोटेशनल मोशन में होंगे, लेट अस से कि भैया हमने इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे दी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आपने इसको दे दी। अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसको दी है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब पार्टिकल्स कैसा मोशन परफॉर्म करेंगे? बताओ, क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे? क्या वो सर्कुलर मोशन में रहेंगे? बिल्कुल। आप जरा देखो कि आप इसी बॉडी को घुमा रहे हो, तो कोई भी बॉडी है, कोई इस बॉडी पे कोई भी पार्ट है, वो सब के सब क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, सब के सब सर्कुलर। यानी कि सर समहाउ रोटेशनल मोशन में सारा खेल कौन करने वाला है? सर्कुलर मोशन। अरे कौन करेगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन की, अच्छा पहले इसकी लाइन लिख लो
कि लाइन अबाउट विच एंगुलर वेलोसिटी is same for all the particles जितने भी पार्टिकल्स हैं उस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट क्या रहेगा, उनका ओमेगा सेम रहेगा। अब देखो बेटा, मैंने यहां पे क्रॉस से क्या रिप्रेजेंट किया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि ये लाइन ऐसे इस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। अरे इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ऐसे घूम रही होगी, ऐसे घूम रही होगी ये बॉडी। समझ में आई ये बात, इसके अबाउट ऐसे घूम रही होगी। लेकिन अगर मान लिया कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, रिंग का एग्जांपल ये वाला, अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कर देता, अगर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कर दिया, तो ये जो है, किसी के पास रिंग है, किसी के पास है, अरे किसी के पास है क्या, कड़ा नहीं किसी के पास, देना एक बार है, क्या है, अंगूठी तो है मेरे पास भी, कड़ा नहीं है किसी के पास भी है। चलो मान लिया कि मैं कहता हूं कि ये कोई बॉडी है, ये क्या है, कोई भी बॉडी है, इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो सकता है। अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा तो इसका मतलब समझो क्या हुआ, इसका मतलब बॉडी ऐसे घूम रही है, ये जो पेन है इसका क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर होगी ये बात। लेकिन अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल देता हूं और मैं कहता हूं कि अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज विद इन द प्लेन ऑफ दिस बॉडी, तो अब ये बॉडी कैसे घूम रही होगी, यूं घूम रही है। ये मतलब है इस एक्सिस का, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या करेगी, घूमेगी। समझ में आ गया, एक तो ये बताया और एक ये बता दिया। अब मैं कहता हूं कि मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, तो ये यूं घूम रही होगी बॉडी। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन अब क्या कर दूं, ये वाला मैंने यहां कर दिया, यहां भी कर सकता हूं। समझ में आ, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कर दूं तो ये ऐसे घूम रही होगी। समझ में आ रहा है। आपको ये बहुत ध्यान से देखना होगा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका प्लेन में लाई कर रहा है या प्लेन के परपेंडिकुलर है या कहां से पास कर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में हमने क्या क्या बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट डिफाइन है। दूसरी चीज टॉर्क निकालेंगे, वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट डिफाइन है। एंगुलर मोमेंटम, वो भी टॉर्क, वो भी किसके अबाउट, लाइन ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट डिफाइन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्वेश्चन में भी होना जरूरी है और आपका समझना भी बहुत जरूरी है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ गया कि क्या चीज है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर है सबको। तो अब ये बात सबको, अच्छा मैं एक बात और पूछता हूं कि मान लिया कि भैया ये जो बॉडी है ये ओमेगा से घूम रही है। अब मैं आपको दो पार्टिकल देता हूं, एक पार्टिकल नंबर 1 ये हो गया और लेटेस्ट से कि ये पार्टिकल नंबर 2 हो गया। देखो अगर आपको बहुत बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी ना, तो आप रोटेशन के सारे सवाल बड़े आराम से कर लोगे। ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, मुझे आप एक बात बताओ कि ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स में से ओमेगा का रिलेशन मुझे चाहिए। मान लेते हैं इसका ओमेगा 1 है और इसका ओमेगा 2 है। ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 एंड D इज डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट। ये वाली दूरी, ये इसके पास में, ये वाला पॉइंट दूर है। ओमेगा क्या चीज है आपका, एंगुलर वेलोसिटी। कितने लोगों का ये मानना है कि ओमेगा 1 ज्यादा होगा ओमेगा 2 से, बताओ, या ओमेगा 2 बड़ा होगा ओमेगा 1 से, बताओ भूमि आप बताओ, क्यों होगा सेकंड ऑप्शन, क्यों होगा सेकंड ऑप्शन? मेरे हिसाब से तो आंसर है ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2। इसका कारण क्या है, जरा समझ लें आप कि सर आप ओमेगा को कैसे लिखते हो,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर टाइम। मान लेते हैं कि इसी बॉडी को आप फिर से क्या करवा रहे हो, रोटेट करवा रहे हो इसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। घुमाता हूं जरा, एक चक्कर पूरा करवाया। एक चक्कर पूरा करवाने में यहाँ पे देखो पार्टिकल्स के नाम लिखते हैं, पार्टिकल नंबर 1 और ये पार्टिकल नंबर 2। जब मैं एक चक्कर पूरा करवा रहा हूं तो क्या दोनों पार्टिकल्स एक चक्कर में 2 पाई एंगल सबटेंड कर रहे हैं क्या? यस सर। अरे कितना? 2 पाई। तो ये तो 2 पाई आ गया। दोनों के लिए समय सेम रहा कि अलग अलग रहा? सेम समय में एक चक्कर पूरा किया है, तो डेल्टा टी भी सबके लिए क्या आ गया? सेम। दैट्स व्हाई जितने भी पार्टिकल्स किसके अंदर होंगे? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशनल मोशन में होंगे, उन सब का ओमेगा क्या रहेगा? सेम। उन सब की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। क्लियर होगी एक बात? मैं यहीं पर एक बात ये बोलता हूं कि इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी v1 है, इसकी लीनियर वेलोसिटी v2 है। अब आप मुझे बताओ v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा? लेस देन ग्रेटर देन के हिसाब से बताओ। v2 ग्रेटर देन v1 बिकॉज सर v इज इक्वल टू व्हाट? r ओमेगा। ओमेगा इज सेम फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल इन द रोटेशनल मोशन। तो ये किसके डायरेक्टली डिपेंडेंट है? r पे। r किसका ज्यादा है? 2 वाले पॉइंट का, इसलिए इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। अरे इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। समझ में आ गई ये बात? लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस r, ये भी ध्यान रहे आपको। ये जो लीनियर वेलोसिटी है इसके क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अब बात कर रहे थे कि सर बार बार किसका रोल आ रहा है? सर्कुलर मोशन का। तो जो सर्कुलर मोशन में अगर अल्फा कांस्टेंट था, अगर क्या था? अल्फा कांस्टेंट था, तो आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी। कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी पहले बेटा? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हमने बहुत क्वेश्चंस करे थे इस पे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में। दूसरा जो है वो क्या है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन थी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। इन सब की वैल्यूज आपको पता है। ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा नॉट क्या है, थीटा क्या है? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है कभी? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में बताया भी था। यस सर। हो सकता है पार्टिकल जितना क्लॉकवाइज में घूमे उतना ही एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाए। समझ में आ गई ये बात? इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन रोटेशनल मोशन में एक अलग तरीके से आ सकते हैं, टॉर्क का इफेक्ट लेके आ सकते हैं, वो करेंगे जब बात करेंगे। इसके अलावा एक इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अगली इक्वेशन एक और क्या है? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी एंड अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये इक्वेशन जो सर्कुलर मोशन में है वो रोटेशनल मोशन में भी काम आएंगी। ये सारी की सारी इक्वेशंस किस में काम आएंगी? आपको रोटेशनल मोशन में भी काम आ रही होगी। और एक v इक्वल टू आर ओमेगा का भी ध्यान रखना है। एक किसका ध्यान रखना है? v इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर हो गया इतना? ओके, चलो अब एक ये कोई एक रिजिड बॉडी है। अच्छा, एक बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या? रिजिड बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी का मतलब क्या होगा कि उस बॉडी में आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मर्जी रोटेट करवा लीजिए। मान लिया कि बेटा इस बॉडी में मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहनी चाहिए? फिक्स्ड रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको रिजिड बॉडी बोलेंगे। क्या ह्यूमन बॉडी एक रिजिड बॉडी है? नहीं। अभी जरा आप देख लो कि अभी मेरे हाथ ऐसे हैं, मैं इसको कम कर दूंगा आराम से।
सो ह्यूमन बॉडी इज नॉट ए रिजिड बॉडी। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ये रिजिड बॉडी, तो ये कोई एक रिजिड बॉडी है। लेट अस से कि ये आपका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मैं ये ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं ना बेटा, इसका मतलब क्या है, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब मैं इस पर अलग अलग पार्टिकल ले लेता हूं, जो भी दूरी मेजर करूंगा सब परपेंडिकुलर होंगी, ये बात ध्यान रखना। ये R1, ये कोई पार्टिकल M2, इसकी दूरी R2, ये R3, पार्टिकल का मास M3, ऐसे अनंत पार्टिकल्स होंगे। मुझे अगर इन सब की क्या लिखनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो किसके बराबर होगी, जो भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उन सबकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। देखो आपके साथ पता दिक्कत कब आएगी, अगर जो चीज आज पढ़ाई है ना, अगर तुमने आज जाकर के इसको घर पर आधा घंटा 1 घंटा नहीं तो लगाया ना, तो दिक्कत आएगी आपको उस चैप्टर। ये 100% है कि उस चैप्टर में आपको दिक्कत आनी तय है। अगर आप यूं तो सोचते हो कि भैया टेस्ट से 2 दिन पहले पढ़ लूं, 1 दिन पहले पढ़ लूं, फिर टेस्ट की तैयारी करके बढ़िया नंबर ले आऊं, ये असंभव काम है, ये हो ही नहीं सकता। टेस्ट की प्रिपरेशन ये पूरा क्या है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। 1 दिन पहले पढ़ के कोई मार्क्स नहीं ले सकता। वो फिर आप क्या करोगे, सेलेक्टिव पढ़ोगे या तो, है ना, कि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, फिर जल्दबाजी में करोगे, कुछ नहीं मिलेगा, माए मिलेगी ना राम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो ये उसूल बना लो, जो आज काम करवाया है वो काम आज ही कर लो। उस पे जाके जितने भी आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में से मार्क करवा लो यार, और वो क्वेश्चन आज ही जाके करो, तो ही पता लग पाएगा मुझे उस टॉपिक में क्या चीज समझ में नहीं आई। टेस्ट है किस लिए, टेस्ट पता है किसके लिए, कि यार हमने 90 नंबर का टेस्ट लिया, 60 नंबर आए, 65 नंबर आए, 70 नंबर आए, तो उससे ये पता लगा कि गलतियां करी कहां। मतलब अब 10-10 नंबर आएंगे तो उसका मतलब तो क्या, कुछ किया ही नहीं है। जिस दिन आपके नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन से क्या हो जाए ज्यादा, तो उस दिन यकीन मान लेना आपने उस टेस्ट को बिना पढ़े दिया है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इतने सवाल आपके इनकरेक्ट हो जाएं एज कंपेयर टू करेक्ट क्वेश्चंस। आज से घर जाके पढ़ोगे, अगर आप सुनो, ये चैप्टर के भी तीन क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर का चैप्टर है ये, आपके नीट में मान लो, मेंस में मान लो, 12 नंबर का ये जितने भी दिन चलेगा, हफ्ता भर 10 दिन, आप ये इस चैप्टर को तो पूरा तैयार कर सकते हो। ये हमने काइनेटिक एनर्जी लिख दी अलग अलग पार्टिकल्स की, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब भैया मैं रोटेशनल मोशन में आई एम वेरी लीस्ट इंटरेस्टेड इन लीनियर वेलोसिटी। मैं सबको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, एंगुलर, ओमेगा के अंदर लेके आना चाहता हूं। तो v1 बराबर क्या लिखो बोलो बेटा, r1 ओमेगा 1 लिखो कि ओमेगा लिखो, क्योंकि सभी पार्टिकल्स का ओमेगा क्या है, सेम है। तो इसका स्क्वायर हाफ ऑफ m2 v2 की जगह क्या लिखो, r2 ओमेगा एंड सो ऑन, हाफ ऑफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आप देखें कि इनमें हाफ तो सब में कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी सब में कॉमन आएगा। इसको क्या लिख देता हूं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, और बाहर क्या रह गया, ये आपका ओमेगा स्क्वायर। क्या जितने भी पार्टिकल्स का आपने मास लिया है सबका मास कांस्टेंट है क्या? अरे यार जो भी पार्टिकल्स है सबका मास क्या है, कांस्टेंट है। क्या उनकी सबकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बराबर है क्या? अरे यार मतलब दूरी मतलब हमेशा फिक्स है ना। ये वाला पार्टिकल है, इसकी तो हमेशा दूरी क्या रहेगी, r1, इसकी हमेशा r2। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो सारा का सारा जो जोड़ आया है, ये सारा का सारा जोड़ कांस्टेंट है। अरे सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं फिर इसको किसी एक नए कांस्टेंट के साथ क्या कर देता हूं, रिप्लेस कर देता हूं।
सो काइनेटिक एनर्जी, अब मैं इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख दूं क्या भैया, क्योंकि मैं उसको लीनियर से किस में कन्वर्ट कर चुका हूं, रोटेशनल में कन्वर्ट कर चुका हूं। इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको लिख देते हैं आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर दिस आई इज इक्वल टू व्हाट, आई किसके बराबर बेटा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, और यू कैन राइट आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi/ri का स्क्वायर। दिस इज ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए आई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख दो भैया, m1l2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ द आइडिया इसकी सर ये मतलब ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सब कांस्टेंट है, लेकिन अब इसकी एक्चुअल फीलिंग क्या है, मतलब समझ में आ नहीं रहा कि ये काम क्या करने वाला है। तो ये क्या काम करेगा वो देखो जरा। आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी याद है क्या, अरे अभी हमने कौन सी, ये तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है आपने, हमने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में तो पढ़ी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि रोटेशनल आपने क्या पढ़ी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या ऐसा लग नहीं रहा कि ये दोनों कुछ कुछ बाई जैसे ही हैं दोनों, अरे हाफ की जगह क्या आया, हाफ, एम की जगह क्या आया, आई। इसको कहते हैं कि दिस इज एनालॉजी। जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में कौन करता था, मास, वही रोटेशनल मोशन में कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। अच्छा, मास का क्या काम होता था कि सर जिसका जितना बॉडी का मास ज्यादा होता था उसको मूव करवाने में, उसको ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड करने में मुझे उतना ही ज्यादा एफर्ट करना पड़ता था, उतना ही ज्यादा एफर्ट। तो वही काम यहां कौन कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा, उसको रोटेशनल मोशन में लाने का एफर्ट भी उतना ही ज्यादा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उसके रोटेशनल मोशन को रोकने में भी एफर्ट ज्यादा होगा। कुछ बात समझ में आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालोगस टू मास इन ट्रांसलेटरी मोशन। ये भी कई बार पूछ सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका एनालोगस है, मास का। क्लियर होगी ये बात, तो ये बात लिखें जरा सब लोग। जिस बॉडी का, या पहले तो ऐसे लिखें, जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में, जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में मास करता है, वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। हो गई ये बात क्लियर? अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आइडिया क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात और देखो भाई, कि सर आप आई को पता कैसे लिख रहे हो, आप इसको लिख रहे हो समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ये ध्यान रहे, दिस आर इज मेजर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम
कहां से? सेंटर ऑफ मास से कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इस चैप्टर में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि कहां सेंटर ऑफ मास और कब एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप ये मानना कि इसमें सारा ही खेल किसका है? एक्सिस ऑफ रोटेशन का। समझ में आ गई? हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किससे पास कर जाए? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये लेकिन हमेशा आर इज मेजर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम, बोलो बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि सर खेल किसका आ गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? एक तो मास पे और एक आर पर। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी। क्योंकि डेंसिटी का ही खेल कौन करेगा? डेंसिटी से क्या डिसाइड होगा? मास। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई मुझे ये बात समझा सकता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्यों डिपेंड करेगा? बताओ मुझे। यस, क्योंकि मान लो कि यार आपने पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रखा हुआ था, तो अभी तो आपने आर यहां से मेजर किया था। अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दूं तो क्या सभी पॉइंट्स के लिए आर की वैल्यू बदल जाएगी? आर की वैल्यू बदलते ही क्या ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा? यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। इनफैक्ट ये भी लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड about a point or axis। इसको किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट ही डिफाइन करते हैं। तो यहां पे बात आई एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं तीसरी चीज और कहता हूं कि सर ये शेप एंड साइज ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा। शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ऐसा क्यों होगा कि शेप और साइज पे डिपेंड करेगा? क्योंकि अगर आप शेप चेंज कर दोगे तो किसकी वैल्यू बदलती जाएगी? आर की। अरे किसकी वैल्यूज? आर की वैल्यू। मान लिया कि यार ये था और मैंने इसकी शेप चेंज करके इसको और लंबी रोड बना दी, तो क्या हो गया इस बार? भले ही मास उतना ही हो, लेकिन अब पार्टिकल के हर एक पार्टिकल का क्या बदलता चला गया बेटा? आर बदलता चला। समझ में आ गई ये बात? यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे इंपॉर्टेंट खेल क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन का। क्या मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100% चेंज हो जाएगा? यस, पक्का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज। क्लियर है? क्या मैं शेप चेंज कर दूं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा? यस। अब हम बात करते हैं किसकी? किसी पॉइंट पार्टिकल। इधर से नोट हो गया ये सारा? कोई एक पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंगल पॉइंट पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेट अस से कि ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर दूरी पर ये कोई एक पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास क्या है बेटा? m। ये आर का परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए। यस सर। क्या मैं ये दूरी ऐसे ले सकता हूं क्या? ना, ऐसे नहीं ले सकते। मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमेशा कैसी दूरी लेनी है? परपेंडिकुलर। तो भैया इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा फॉर, देखो ये आप मानिए बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले की मदद से बाकी अब जो आगे हम पढ़ेंगे, चाहे वो हम क्या पढ़ें, होलोस्फेयर पढ़े, सॉलिड स्फेयर पढ़े, सिलेंडर पढ़े, डिस्क पढ़े, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? बहुत अच्छी बात क्या है कि इसका जो नेचर है वो वेक्टर नेचर नहीं है, स्केलर नेचर है। इट मींस इट इज एडिटिव इन नेचर। It is additive in nature।
इसका मतलब कि अगर आपको अलग अलग पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंडिविजुअल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते जाओ और जोड़ते जाओ। लेकिन जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इन सब में, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, रीडिफाइन है। समझ में आ गई बात? यानी कि मान लिया कि भैया आपके पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, r1 दूरी पर ये पार्टिकल है m1, ये कोई दूसरा पार्टिकल है r2 दूरी पर m2, ये कोई r3 दूरी पर एक पार्टिकल है m3। अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हुआ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसी अलग एक्सिस के अबाउट निकाल दूं, इसका किसी अलग के अबाउट और इसका किसी अलग के अबाउट। नहीं, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट ही निकलेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भैया m1 r1 स्क्वायर, इसका m2 r2 स्क्वायर और तीसरे वाले का यानी कि सब जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे उन सब को मैं क्या कर दूंगा ऐड, बट कीपिंग इन माइंड दैट कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी सब पार्टिकल्स का निकालना है उन सब की एक्सिस क्या है, सेम। क्लियर है ये? इतना आप लोग कर लें। कल की क्लास में जो रिजिड बॉडीज हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। कुछ का डिराइव कर लेंगे, कुछ का फिर याद कर लेंगे, सभी का डिराइव नहीं करेंगे। क्लियर है? जितना ये पढ़ाया है सब आपको अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, थैंक यू।